द्रवों के प्रवाह क्लास 11 का ये आपका वीडियो है। ठीक है, इसमें आप पढ़ रहे हैं द्रवों के बीच परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल। जिससे हमने ये दो परत दिखाया आपको, एक परत ये और एक परत नीचे वाला। इसमें ऊपर वाली परत का वेग v1 है, नीचे वाला परत का वेग v2 है और ये आगे ये द्रव भरा हुआ है आपका, मतलब कई परतें हैं, दो परतों के बीच में हम कह रहे हैं v1 का मान v2 से ज़्यादा है। याद रखिए जैसे जैसे गहराई बढ़ती है परतों का वेग जो होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है, यानी v1 बड़ा होगा v2 से। तो परतों के बीच जो कार्य करने वाला जो बल होगा वो इस पृष्ठ के अनुक्रमानुपाती होगा और इन दोनों पृष्ठों के वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होगा। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा a डेल्टा v बाई डेल्टा जेड। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे तो वो नियतांक होगा ईटा, जिसको ईटा पढ़ते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ईटा। ठीक है, ये दो परतों के बीच कार्य करने वाला बल होगा। ठीक है, ये डेल्टा v बाई डेल्टा जेड वेग प्रवणता है। डेल्टा जेड को समझना चाहते हैं तो ये आपका डेल्टा जेड कहा जाएगा, ये दोनों परतों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो नीटा को कहते हैं हम श्यानता गुणांक। जो नीटा लगा है इसे कहते हैं द्रव का श्यानता गुणांक। ये डेल्टा v बाई डेल्टा जेड वेग प्रवणता, ये द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए श्यानता गुणांक का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड। अगर आप बीमा शो करेंगे तो ये आएगा ml-1 t-1। ठीक है, ये बीमा हो जाएगी। इसका एक मात्रक है पॉइज। ये पॉइज जो मात्रक है वो इसका 1/10 भाग होता है, यानी एक पॉइज बराबर होता है 1/10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब श्यानता गुणांक की परिभाषा देखें हम लोग। यदि श्यानता गुणांक की परिभाषा, तो श्यानता का सूत्र आपका ये है F बराबर प्लस माइनस n नीटा a डेल्टा v बाई डेल्टा जेड। इसमें हम a को 1 मीटर स्क्वायर कर दें, डेल्टा v बाई डेल्टा जेड को 1 कर दें, तो F बराबर क्या होगा n, यानी श्यान बल बराबर होगा श्यानता गुणांक। तो इसी से हम एक परिभाषा बनाते हैं। तो ये होता है द्रव के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के दो द्रव परतों, यानी जो द्रव है उसके दो परतों के बीच एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच यदि एकांक वेग प्रवणता कार्य करे, है ना, यानी एक वेग प्रवणता काम करे, एकांक मतलब एक वेग प्रवणता अगर कार्य करे तो द्रव का श्यानता गुणांक नीटा उस परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर होता है, यानी F के बराबर होता है। ये हम आपको प्रूव कर रहे हैं। कई ढंग से इसको लिख सकते हैं। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एकांक वेग प्रवणता दो परतों के बीच कार्य करने वाले जो श्यान बल कार्य करेगा उसे उस द्रव का श्यानता गुणांक कहेंगे। तो एक परिभाषा ये भी है कि एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के दो परतों के बीच यदि एकांक वेग प्रवणता कार्य करे तो द्रव का श्यानता गुणांक परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर होगा। इस परिभाषा को आप याद करें और याद रखिए ये परिभाषा ऐसे ही दी जाती है, कांस्टेंट परिभाषा है ये, इसको ऐसे ही देते हैं सूत्र के माध्यम से। श्यानता पर ताप का प्रभाव देखिए, तो ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है, यानी अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी सांद्रता क्या होगी, घट जाएगी, और अगर घटेगी तो उसकी श्यानता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए जब हम शहद को गर्म कर देते हैं तो वो ढीला हो जाता है, यानी सॉफ्ट हो जाता है, हल्का विलयन हो जाता है, तो श्यानता उसकी घट जाती है। लेकिन गैस के लिए ऐसा नहीं होता। ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसकी विसरण दर बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देख रहे हैं हम द्रव में गिरते हुए पिंड का प्रभावी बल। देखिए जैसे किसी पिंड m द्रव्यमान का है और इस द्रव में गिराया जा रहा है। ठीक है, और इस द्रव में जब गिराया जाएगा तो पिंड अगर गिरता जा रहा है तो उसका एक भार काम करता है और द्रव के कारण उत्प्लावन बल काम करता है। दो तरह के बल कार्य करते हैं। उत्प्लावन बल का कारण होता है द्रव का घनत्व और इसके भार का कारण होता है इस वस्तु का घनत्व। तो ये देखिए हमने लिखा है कि यदि यह माना जाए कि एक m द्रव्यमान का पिंड
ठीक है ना। एक m द्रव्यमान का पिंड जिसका घनत्व क्या है, रो घनत्व का पिंड है ना, या गोली है, किसी सिग्मा घनत्व वाले द्रव में गिराया जाता है। तो पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल कार्य करता है पिंड का भार यानी mg को हम लिख सकते हैं इस ठोस का आयतन यानी इस पिंड का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अगर इसकी रेडियस r जो है ये आपका क्या है, गोली की त्रिज्या है ना। तो ये आयतन, उसका घनत्व गुणे g, ये हमेशा नीचे की ओर काम करता है। और द्रव के कारण जो उत्प्लावन बल होगा वो पिंड द्वारा हटाए गए या गोली द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। तो 4/3, अब इसमें किसका लेना, द्रव का भार लेना है। तो गोली हटाएगा इतने आयतन का द्रव, ये उसका घनत्व हो जाएगा, और ये g, ये बल काम करेगा ऊपर की ओर, ये दिख रहा है। अगर हम परिणामी देखें कि अगर ये अभी भी पिंड नीचे की तरफ जा रहा है, गोली नीचे की तरफ जा रही है, तो एक परिणामी बल होगा। परिणामी बल में जाहिर सी बात है कि ये बल इस बल से बड़ा होगा। तो हम परिणामी बल अगर देखें, पिंड नीचे की ओर जा रहा हो तो परिणामी बल जो होगा पिंड पे, पिंड का भार माइनस उत्प्लावन बल, यानी पिंड का भार आपका में ये रो दिखेगा और उत्प्लावन बल में आपको ये सिग्मा दिखेगा। बस इतना ही अंतर आता है। हल करेंगे तो ये आपका परिणामी बल आएगा इतने न्यूटन का। ठीक है। अगर इसका त्वरण शो करें तो ये त्वरण आ जाएगा आपका A बराबर रो माइनस सिग्मा है, यहाँ पे गलती हो गई, ये आपका सिग्मा है यानी द्रव का घनत्व g। ये पिंड का त्वरण होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के पद में। अब देखते हैं सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो किसी द्रव में अगर कोई पिंड गिर रहा है ना, कोई द्रव में अगर कोई पिंड गिर रहा है तो नियत और अधिकतम वेग, उस पिंड का जो नियत होगा और अधिकतम वेग होगा, यानी उससे ज़्यादा नहीं होगा, यानी एक निस्थिर वेग कह लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब पिंड द्रव में गिराया जाता है तो उस पहले तेज वेग से चलता है, बाद में वेग उसका क्या होता है, कॉमन हो जाता है और उसी वेग से वो चलता जाता है। ठीक है ना। तो वो जो नियत और अधिकतम वेग होगा पिंड का गिरते समय, वही वेग कहलाता है पिंड का सीमांत वेग। उस समय इसका त्वरण क्या होगा, 0, क्योंकि उसमें वेग परिवर्तन होगा ही नहीं। वेग परिवर्तन नहीं होगा तो एक निश्चित त्वरण से चलेगा, तो उसी को हम कहते हैं सीमांत वेग। सीमांत वेग का सूत्र होता है v बराबर 2/9 r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या है, आपका गोली की त्रिज्या है, पिंड की त्रिज्या है। गोली ही कहिए, यहाँ पे गोली ही लिखना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि न्यूनतम त्रिज्या के लिए या अधिकतम भार के लिए जो गोली चीज़ें होती हैं, ठोस गोली, वो कम आयतन की होती है। तो ये आपका हो जाएगा, तो r ये हो जाएगा रो द्रव का घनत्व, यहाँ ये द्रव का घनत्व हो जाएगा, सॉरी पिंड का घनत्व, द्रव का घनत्व सिग्मा हो जाएगा और पिंड का हो जाएगा रो। तो रो माइनस सिग्मा g बाई नीटा। नीटा क्या है, श्यानता गुणांक। हमने आपको लाइन से दिया है गोली, पिंड या गोली की त्रिज्या, पिंड का घनत्व या गोली का घनत्व, द्रव का घनत्व, द्रव का श्यानता गुणांक और गुरुत्वीय त्वरण। ये आपका सीमांत वेग है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। द्रव में गिरते हुए किसी पिंड का या गोली का नियत सूक्ष्म अधिकतम वेग कहलाता है सीमांत वेग। ठीक है, ये इसका सूत्र है। अब हम देखते हैं स्टोक्स का नियम, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा कि कोई सूक्ष्म दृढ़ गोली है ना, ये जैसे गोली है किसी द्रव में गिराई जा रही है, तो कोई दृढ़ सूक्ष्म गोली किसी श्यान द्रव में या गैस में गिराई जाती हो, द्रव भी हो सकता है गैस भी, तो सीमांत वेग से गिरती हो तो उस गोली पर गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, इसे हम कहते हैं स्टोक्स बल। ये कौन सा बल हो जाएगा आपका, स्टोक्स बल, है ना। ठीक है, तो स्टोक्स बल बराबर होता है F बराबर 6 पाई नीटा R भी। देखिए गोली एक नियत वेग से चल रही है ना, तो गोली जब चलती रहती है
इस भार से चलती रहती है, जैसा हम पीछे दिखाए थे। तो जैसे ये हम आपको दिखाए थे कि इतने बल से वो चलेगी। जब चलती है तो द्रव द्वारा इस पर विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, उसी को कहते हैं हम स्टोक्स बल, और ये नियम बनाया गया स्टोक्स नियम। इसमें आर है गोली की त्रिज्या, और यह और मीटा है द्रव का श्यानता गुणांक, और गोली का सीमांत वेग है भी। ये भी सीमांत वेग है, याद रखिएगा, यानी ये वाला वेग है, ठीक है। गोली के गिरते समय ये जो वेग आप देख रहे हैं ना, इसको हम सीमांत वेग कहते हैं। ये यहाँ पे यूज होता है ना। अब देखते हैं अविरतता का सिद्धांत। जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी ऐसी नली जिसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो, ठीक है। तो ऐसे जगह पे जब कोई द्रव मूव करता है, चलता है, उसके अंदर प्रवाहित होता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर द्रव का वेग और नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का गुणनफल नियत रहता है। यानी यहाँ पे A1 V1 करें, यहाँ पे A2 V2 करें, और यहाँ पे मान लीजिए ये A3 है, यहाँ पे V3 वेग है, तो A3 V3 करें, है ना, V3 करें, ठीक है। तो ये सबका मान आपस में बराबर होगा, यानी एक जैसा होगा। कहने का मतलब ये है, यानी जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बिंदु पर द्रव का वेग, नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का गुणनफल नियत रहता है। इसे अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। यानी ए भी, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और द्रव का वेग संगत द्रव का वेग है। यानी अगर आप यहाँ का क्षेत्रफल ले रहे हैं तो यहीं का वेग लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि क्षेत्रफल यहाँ का ले लें और वेग यहाँ का ले लें, तब ऐसा नहीं होगा। यानी एक ही बिंदु पर इन दोनों का गुणनफल, एक ही बिंदु पर इन दोनों का गुणनफल, एक ही बिंदु पर इन दोनों का गुणनफल एक जैसा होगा, ठीक है ना। तब आपका सारे मान यानी A1 V1, A2 V2, A3 V3 सब आपस में बराबर होंगे। आप एक कंडीशन ये भी फॉलो करा सकते हैं, कहीं भी ऐसा होगा, अगर यहाँ भी लेंगे तो यहाँ भी वेग और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का गुणनफल नियत ही होगा, तो सब एक सारा मान होगा। इसे कहते हैं अविरतता का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अनुसार जब हम कोई नली ऐसे द्रव चलता रहता है, यहाँ से द्रव जाता रहता है, जब हम नली को ऐसे पतला कर देते हैं तो यहाँ पे वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ A1 V1 का जो योग होगा, है ना, इस पूरे का जो मान होगा यहाँ पे दिखना चाहिए। तो यहाँ A1 का मान क्या हो, A2 का मान क्या हो गया, घट गया A1 से, तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। जब वेग बढ़ेगा तभी इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, धन्यवाद आपको। आप वीडियो को लाइक करें, आप लाइक कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो और अच्छी बात है, आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद। कमेंट करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, दोनों में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।